नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। अपन ने पिछले वीडियो में प्रवाल भित्ति के प्रकार, प्रवाल भित्ति के विषय में जाना। अब प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, उनके विषय में अपन बात करेंगे। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एक जटिल समस्या है, जिसके समाधान के लिए परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यदि इन सिद्धांतों का मंथन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रतिपादन दो मुख्य आधारों पर किया गया है। प्लीस्टोसीन सागर तल में परिवर्तन तथा स्थलखंड में स्थिरता। स्थलखंड की स्थिरता में तीन दशाएं व्यक्त की गई है: स्थिर स्थलखंड, अवतलित होता हुआ स्थलखंड तथा ऊपर उठता स्थलखंड। प्रवाल भित्तियों में तटीय भित्ति की उत्पत्ति तो सरल है, परंतु अवरोधक भित्ति तथा एटाल की उत्पत्ति जटिल है। इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है अवतलन सिद्धांत तथा दूसरा है स्थिर स्थल सिद्धांत। प्रथम वर्ग के अंतर्गत डार्विन का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत मरे, अगासीज, डेली आदि के सिद्धांत उल्लेखनीय हैं। पहले हम चर्चा करेंगे डार्विन का अवतलन सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1837 में किया, किंतु 1842 में किंतु 1842 में संशोधन किया गया। डार्विन ने प्रवाल भित्तियों के अध्ययन के बाद पाया कि यद्यपि प्रवाल छिछले सागर में ही जीवित रह सकते हैं, यद्यपि उनमें निर्मित भित्तियां अत्यधिक गहराई तक पाई जाती हैं, जहां पर प्रवाल किसी भी हालत में जीवित नहीं रह सकते। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए डार्विन ने बताया कि जिस स्थल या द्वीप के साथ प्रवाल भित्ति बनती है वह स्थिर नहीं होता है, वरन उसमें क्रमशः अवतलन होता है। उन्होंने यह भी बताया कि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा एटाल प्रवाल भित्ति की क्रमिक विकासीय अवस्थाएं हैं। स्क्रीन पर आप चित्र भी देख रहे हैं डार्विन के अनुसार प्रवाल भित्तियों का निर्माण का। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि आदर्श चबूतरे के साथ प्रवाल का आविर्भाव होता है तथा वे ऊपर की ओर बढ़कर सागर तल तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इसके बाद स्थलखंड में अवतलन हो जाता है, जिस कारण प्रवाल अधिक गहराई में पहुंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए तथा अपने भोजन को एकत्र करने के लिए इनमें ऊपर तथा बाहर की ओर तेजी से वृद्धि होती है। तट के पास वृद्धि रुक जाती है क्योंकि वहां भोजन का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप तट तथा भित्ति के बीच लेगुन बन जाती है और अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। पुनः स्थलखंड का अवतलन होता है तथा द्वीप पूर्णतः जलमग्न हो जाता है और उसके चारों ओर वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। स्थलखंड के निरंतर अवतलन के बावजूद लेगून की गहराई बढ़ने नहीं पाती है, क्योंकि उसमें निरंतर अवसाद जमा होता रहता है। डार्विन के सिद्धांत के पक्ष में कई प्रमाण मिलते हैं। पहला,
लेगून का निरंतर छिछला बना रहना स्थल खंड के अवतलन को इंगित करता है। यदि स्थलखंड स्थिर रहता तो निरंतर जमाव के कारण लेगुन भर जाती। दूसरा, प्रवाल भित्ति वाले द्वीपों के किनारों पर क्लिफ की अनुपस्थिति स्थलखंड के अवतलन को प्रदर्शित करती है, क्योंकि क्लिफ केवल स्थिर तट के सहारे ही पाए जाते हैं। तीसरा, प्रशांत महासागर में जिन भागों के सहारे उत्थित पुलिन राइज्ड बीचेस पाई जाती हैं, उनके सहारे प्रवाल भित्तियों, अवरोधक तथा एटाल का पूर्णतः अभाव है। चौथा, एटाल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। इस तरह का अत्यंत तीव्र ढाल पर्वतीय शिखर के ऊपरी भाग पर ही मिलता है। इससे स्थलखंड का अवतलन प्रमाणित होता है। पांचवा, प्रवाल भित्ति की मोटाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण अवतलित होते हुए आधार पर हुआ है। यह उनके पक्ष में प्रमाण थे। अब इसकी आलोचना। यदि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा एटाल प्रवाल भित्तियों की विकासी अवस्थाएं हैं, तो एक ही द्वीप के सहारे एक और तटीय प्रवाल भित्ति तथा दूसरी ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति को साथ साथ नहीं मिलना चाहिए। परंतु नई खोजों के आधार पर इस तरह के अनेक प्रमाण मिले हैं। यदि डार्विन के सिद्धांत को मान लिया जाए तो अवतलन के कारण प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप जलमग्न होकर अदृश्य हो जाएंगे। कहीं कहीं पर उठते द्वीप के साथ भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। यह था डार्विन का सिद्धांत। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत के अंतर्गत भी दो वर्ग हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण स्थिर सागर तल के साथ अंतः सागरी चबूतरों पर होता है। दूसरे वर्ग के अनुसार प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक स्थल की प्राप्ति सागर तल में गिरावट के कारण होती है, परंतु स्थल स्थिर रहता है। मरे का सिद्धांत प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता है। मरे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1880 में किया। उन्होंने यह बताया कि प्रवाल 30 फेदम 180 फीट की गहराई तक पनप सकते हैं। सागर तल तथा स्थल स्थिर होते हैं। सागर तल के नीचे अनेक अंतःसागरीय चबूतरे, ज्वालामुखी शिखर, द्वीप आदि होते हैं, जिनके ऊपर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। यदि ये स्थल प्रवाल गहराई, कोरल डेप्थ, जहाँ तक प्रवाल जिंदा रह सकते हैं, से ऊपर या नीचे होते हैं, तो उनकी प्राप्ति निम्न रूपों में होती है। पहला, यदि ज्वालामुखी शिखर या द्वीप प्रवाल तल सागर तल से 180 फीट नीचे से ऊपर हैं, यानी 100 फीट से ऊपर हैं, तो उनका अपर्दन तथा घुलन क्रिया द्वारा अवनयन हो जाता है। और यदि वह प्रवाल तल से नीचे हैं, तो उस पर अंतःसागरीय पेलेजिक जमाव होता है, जिस कारण आवश्यक गहराई 30 फेदम प्राप्त हो जाती है। 30 फेदम की गहराई प्राप्त हो जाने पर प्रवाल अपना घरौंदा बनाना प्रारंभ कर देते हैं तथा प्रारंभ में प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रारंभिक प्रवाल का विकास ऊपर की ओर तथा आगे चलकर बाहर की ओर होने लगता है। तटीय प्रवाल में निरंतर विकास के कारण अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रिफ का निर्माण होता है। स्थल तथा
प्रवाल भित्ति के बीच के भाग के घुल जाने के कारण लेगून का निर्माण होता है। अंतःसागरीय चबूतरों के शीर्ष पर प्रवाल के चतुर्दिक विकास के कारण एटाल का निर्माण होता है। अब उनके सिद्धांत की आलोचना। पहला, मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए अनेक अंतःसागरीय शिखर तथा चबूतरे होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। दूसरा, मरे ने एक ही स्थान पर 30 फेदम की गहराई तक अपर्दन तथा निक्षेप की दो परस्पर विरोधी सक्रिय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो न्याय संगत नहीं है। तीसरा, सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन तथा निक्षेप की 30 फेदम की गहराई तक की अधिकतम सीमा मान्य नहीं है। चौथा, मरे ने लेगून का निर्माण प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच भाग के घुल जाने से बताया। यह मत भी भ्रामक है, क्योंकि यदि घुलन क्रिया इतनी सक्रिय है तो इससे अंतःसागरीय चबूतरों पर स्थित पेलाजिक जमाव भी घुल सकता है। पांचवा, यदि स्थल स्थिर है तो लेगून जमाव द्वारा भर जाएगी तथा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। छठा, मरे के अनुसार प्रवाल की गहराई 180 फीट 30 फेदम से अधिक नहीं हो सकती, परंतु इससे अधिक गहराई में भी प्रवाल मिलते हैं। तो ये था मरे का सिद्धांत और उसकी आलोचना। अब अपन तीसरे सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में उस समय किया जबकि उनको यह विश्वास हो गया कि सागरों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्लिस्टोसिन हिमकाल के बाद ही हुआ है। प्लिस्टोसिन हिमकाल के समय सागरी जल के हिम में बदल जाने के कारण सागर तल में 33 से 38 फेदम तक का अवनयन हो गया। सागरी जल के तापमान में अवनयन के कारण जो भी प्रवाल थे वे मर गए। सागर तल में अवनयन के कारण महाद्वीपीय तटों तथा द्वीपों के सहारे अपर्दित चबूतरों तथा सोपानों का निर्माण हुआ। हिमकाल के अवसान के बाद हिम के जल में परिणत हो जाने के कारण सागर तल पुनः 33 से 38 फेदम तक ऊपर उठ गया। परिणाम स्वरूप अपर्दित चबूतरे 38 फेदम की गहराई तक डूब गए। जो प्रवाल बचे रहे वे तथा नए प्रवाल जलमग्न सक्रिय चबूतरों पर अपना घरौंदा बनाने लगे, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। चौड़े चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। एटाल का निर्माण एकाकी अंतःसागरीय पठारों के ऊपर हुआ। प्रवाल भित्ति तथा स्थल के मध्य समान गहराई वाली लेगून का निर्माण हुआ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को चित्र के माध्यम से बताया है। अब इसकी आलोचना। इस सिद्धांत के अनुसार सभी लेगूनों की गहराई समान होनी चाहिए, परंतु डेविस ने बताया है कि सभी लेगूनों की गहराई भिन्न भिन्न तो होती ही है। एक ही लेगून के विभिन्न भागों में भी गहराई में अंतर 120 से 300 फीट होता है। कहीं कहीं पर गहराई 20 से 600 फीट तक पाई जाती है। दूसरा, यदि सागरी तल में अवनयन हुआ होता तो तटों तथा द्वीपों के किनारों पर क्लिफ का निर्माण हुआ होगा, जिन्हें समय पर भी परिलक्षित होना चाहिए, परंतु ये क्लिफ दृष्टिगत नहीं होते हैं। वास्तव में उस समय प्रवाल भित्तियों के कारण ही तटों पर क्लिफ नहीं बन पाए होंगे। तीसरा, यदि हिमकाल के समय 33 से 38 फेदम तक सभी सागरी भागों का अपर्दन हो गया
तो तट तथा प्रवाल भित्तियों के बीच द्वीप नहीं मिलने चाहिए, परंतु ऐसे द्वीप मिलते हैं। लास्ट में अपन बात करेंगे डेविस की संकल्पना। अमेरिकी भू आकृति विज्ञानवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने सन 1914 से 18 में प्रवाल भित्तियों के निर्माण संबंधी प्राचीन सिद्धांत अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा अनेक भौतिक प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि प्रवाल का निर्माण अवतलित होते हुए स्थल के साथ ही होता है, क्योंकि उसके सहारे क्लिफ नहीं मिलते हैं। डेविस ने प्लिस्टोसिन हिमकाल के समय सागर तल में परिवर्तन को भी सम्मिलित किया है। इस तरह डेविस ने कोई नया सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया, वरन डार्विन के पुराने सिद्धांत को ही नए प्रमाण के आधार पर पुष्ट करने का प्रयास किया। ये सारे सिद्धांत आपको प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित है, जो आपके लिए उपयोगी हैं। आज के लिए इतना ही।